नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास आरबीएसई बोर्ड में आज हम लोग जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत यानी इनकी कविता है वे आँखें, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है राम नरेश त्रिपाठी, वो हमारे इस सिलेबस में से हट चुका है, यानी जो 40% कोर्स कम हुआ है इस कोरोना के कारण से, इसलिए हम वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट अब चौथा चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो सुमित्रा नंदन पंत है ये हिंदी साहित्य के अंदर जो छायावादी युग हैं उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि ये माने जाते हैं। इनका जो जन्म है सन 1900 ईस्वी के अंदर, 1900 यानी 19 ईस्वी के अंदर अल्मोड़ा के पास में जो है ये कोसानी नामक जो गांव है अल्मोड़ा के अंदर, उत्तराखंड वहाँ पर जो है कोसानी गांव है उसके अंदर इनका जन्म हुआ है और बहुत अच्छा इन्होंने साहित्य लिखा है। आज हम जो है सबसे पहले इसका परिचय ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन आपको क्लियर हो गई कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत और हिंदी साहित्य के अंदर छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं ये माने जाते हैं। यानी छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हुए हैं उन्हीं के अंदर से एक स्तंभ है सुमित्रा नंदन पंत, एक स्तंभ के रूप में मानते हैं अपन जयशंकर प्रसाद को, और एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे पर है महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ जो हैं छायावादी युग के, यानी कि 4 प्रमुख कवि या लेखक ये माने जाते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के एक चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया और उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का एक दस्तावेज है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कोसानी के गांव में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवा अवस्था तक आते पहुँचते में महात्मा गांधी के सहयोग, यानी मैं आप लोगों के ये जो बुक है इसको आप एक बार निकाल लीजिए। पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी बातें, फिर हम लोग यहाँ पर इनको नोट कर लेंगे। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जो मूल नाम था अगर हम बात करें तो गोसाई दत्त, इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। इनका मूल नाम है, जन्म 1900 ईस्वी में, कोसानी जिला अल्मोड़ा, कोसानी तो गांव हो गया, अल्मोड़ा जिला हो गया और उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको बहुत से सम्मान भी मिले हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। मृत्यु सन 1977 में 1977 के अंदर इनका निधन हो गया था। छायावाद के जो 4 स्तंभ हुए हैं मैंने अभी नाम बताया आप लोगों को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके अंदर सुमित्रा नंदन पंत आ गया, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और एक लेखिका है जिसका नाम है महादेवी वर्मा, जिसे छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इसका मतलब है कि इनके साहित्य के अंदर प्रकृति का चित्रण बहुत अच्छे सुंदर ढंग से इन्होंने किया है। तो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में
कौसानी गांव के अंदर हुई और उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद में चले गए थे। वहाँ पर बनारस और इलाहाबाद में इनकी उच्च शिक्षा हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। यानी युवा अवस्था के अंदर ये महात्मा गांधी के द्वारा जब 1920-21 के आसपास असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उस समय ये अपना अध्ययन जो है, अपनी पढ़ाई जो है, इन्होंने बीच में ही छोड़ दी और उस आंदोलन में ये कूद पड़े और उसके बाद भी ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का जो मिजाज है, इनका जो स्वभाव है, वो कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। यानी कि वो चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, बदलाव हो। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ये जो कविता है रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है ना। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें नामक इन्होंने कविताएं लिखी। इसके साथ ही अरविंद का जो मानववाद है उससे प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में काम किया। रूपाब नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। यानी कि एक पत्रिका है जिसका नाम है रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी की भाषा के प्रति जो है बहुत सचेत रहते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का उन्होंने समर्थन किया। ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं वे आँखें, इसमें ये पंत जी के प्रगतिशील दौर की ही कविता है। भाई हिंदी साहित्य के अंदर जो 6 चरण हुए हैं आधुनिक काल के अंदर, तो उसके अंदर छायावाद युग और प्रगतिशील, तो ये छायावादी युग और प्रगतिशील दोनों के आधार पर आप इस चीज़ को कह सकते हैं। शुरुआत छायावादी कविताओं से की, लेकिन आगे चलकर ये प्रगतिवादी युग से भी जुड़े एक तरह से। तो इनकी कविताओं में ये प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। यानी जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें विरोधाभास की स्थिति है। यानी जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। आज भी जो किसान हैं, किसान की स्थिति को देखिए। आज हम वर्तमान समय की बात करें तो किसानों की मुसीबतों को ध्यान में रख करके कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया गया जिससे कि उनकी स्थिति में कोई सुधार किया जा सके। आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास में इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है जैसे आप लोग सोचते होंगे। कुछ जमींदार लोग होते हैं जिनके पास होती है, बीघाओं में ज़मीन होती है, लेकिन ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा ऐसे ज़मीन है। छोटी सी ज़मीन के अंदर वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी फसल की पैदावार पर उनके परिवार का पालन पोषण निर्भर होता है। तो जब हमारा देश गुलाम था तब भी अंग्रेज़ों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार, शोषण किया जाता था, तरह तरह के लगान उनसे वसूले जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब भी किसानों को ध्यान में रख करके और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कि किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके। और आज जिस तरह सड़कों के ऊपर किसान आ गए हैं अपनी मांग लेकर के, तो उस पर भी जो है कोई सही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ सोचनीय है आज के समय में। तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली यानी कि अपन बात कर रहे थे इस कविता के अंदर, इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, बहुत दुखी करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी
स्वतंत्र भारत में भी किसानों को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की ये वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। और किस तरह से यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस विषय को रखा है। तो देखिए, मैं अभी आपके सामने जो है ये जो कवि का परिचय है इसको मैं नोट कर देता हूँ और आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं तथा प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में कोसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया। इनकी आरंभिक जीवन दादा दादी के वात्सल्य में व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। इसके बाद
आगे की पढ़ाई करने के लिए इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मंझले भाई, अपना बीच वाला जो भाई बड़ा भाई है, अपने मंझले भाई के साथ बनारस और इलाहाबाद चले गए। वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। तभी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। सन 1956 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। और सन 1957 ईस्वी तक जुड़े रहे। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। प्रमुख रचनाओं के बारे में सुनिए। प्रमुख रचनाएं: पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी
थे। इन्होंने अपने जीवन में विभिन्न विधाओं में साहित्य रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी, गुंजन, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो छोटा सा परिचय आपके सामने लिखा है बच्चों कि यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि भी माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी के अंदर कोसानी गांव में जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी आरंभिक जो जीवन है वो दादा दादी के वात्सल्य में व्यतीत हुआ, यानी कि दादा दादी ने इनका पालन पोषण किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अपने मंझले भाई के साथ में बनारस और इलाहाबाद में चले गए। वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। तभी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और इस कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। सन 1956 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी तक रेडियो से जुड़े रहे। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ है। बहुत सारी रचनाएं यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, प्रतिभा संपन्न थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, हर तरह की जो साहित्यिक विधाएं हैं उनके अंदर इन्होंने लेखन कार्य करा। इन्होंने अपने जीवन में विभिन्न विधाओं में साहित्य रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी, गुंजन, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो वे आंखें, ये जो कविता है, इसमें किसान की किस तरह से पूरे जीवन को समझाते हुए उसके घटनाक्रम को समझाने की कोशिश की है कि किसान का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें आज़ादी से पहले भी उनको ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं थी और जब देश आज़ाद हो गया है तब भी उनको ध्यान में रखकर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने प्रगतिशील दौर की इस कविता के अंदर किसान के साथ जो अत्याचार, जो शोषण हुआ, उसे एक कहानी के रूप में सुनाते हैं और किसान के ऊपर उस समय क्या क्या अत्याचार होते थे, उसका भरा पूरा परिवार किस तरह से दुख और पीड़ा से युक्त होकर के कैसे वो बेबस हो जाता है, उस किसान की आंखों के माध्यम से यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी उस समय के लोगों की जो नीतियाँ थी या किसान को लेकर के जो
व्यवहार होता था उसको यहाँ पर उजागर किया है। तो अभी इस कविता का जो सार है वो हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, वे आँखें, ये जो कविता है उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के किसानों की जो दुर्दशा है उसका चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। किसानों के शोषण का क्रम पहले भी चलता था और जब देश आज़ाद हो गया तब भी भारत में कोई ऐसी निर्णायक व्यवस्था नहीं की गई जिससे किसानों का जीवन उन्नत हो सके। किसानों के साथ कितनी ही अमानवीय घटनाएं घटती हैं, उन्हें फंसाने के लिए कितने असत्य आरोप लगाए जाते हैं और अंततः उनका जीवन किस तरह एक अभिशाप बन जाता है, ये सब इस प्रस्तुत कविता में एक किसान के चित्रण के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, यहाँ इस पद को हम लोग पढ़ते हैं, वे आँखें। ये जो कविता है इसे नोट कर लेते हैं पहले। वे आँखें, अंधकार की गुहा सरीखी। अब अंधकार का मतलब है अंधेरे से युक्त, गुहा का मतलब होता है गुफा, सरीखी मतलब समान। जैसे किसी अंधेरी गुफा के अंदर झांकने से भय लगता है, डर लगता है, उन आँखों से डरता है मन। कवि का किसान की उन आँखों में देखने से, आँखों से डरता है मन। किसान की आंखों में झांकने से मन क्या होता है? भयभीत होता है। वे आंखें, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें, क्योंकि उनमें दूर तक, उन आंखों की अत्यंत गहराई तक उनमें दारुण यानी जो दीनता का भाव है, दैन्य, दुख का, नीरव, नीरव मतलब मौन, रोदन मतलब रुदन, उन आँखों के अंदर भरा हुआ है। यहाँ कवि किसान के जीवन की कहानी को सुनाते हुए कह रहे हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा, आँखों में एक समय था जब किसान बिल्कुल स्वतंत्र था और उसकी आँखों में इस बात का एक अभिमान, एक गर्व भरा रहता था, लेकिन छोड़ उसे मझधार आज, छोड़ उसे मझधार, मझधार का मतलब है बीच धारा में, आज संसार, ये जो सांसारिक लोग हैं, कगार यानी किनारा, कगार सैदृश बह खिसका, बह करके खिसक गया है। यानी इन दो पदों का अनुवाद हम पढ़ते हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी एक भारतीय किसान की जो दयनीय दशा है उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि
उस किसान की अंधेरे से भरी गुफा जैसी आँखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है, क्योंकि उन आँखों की गहराई में दूर तक एक दारुण मतलब भयानक दीनता का दुख, एक मौन रुदन उन आँखों में भरा हुआ है। एक समय था जब वो किसान बिल्कुल स्वतंत्र था, अपने खेत खलियानों का स्वयं मालिक था और हर समय उसकी आँखों में एक अभिमान भरा रहता था, उसकी आँखों के अंदर एक गर्व का भाव भरा रहता था। किंतु आज ये सांसारिक लोग उसे मझधार, जैसे पानी की कोई धारा होती है और उस धारा के अंदर कोई व्यक्ति बह रहा है, तो उस धारा के बीच में कोई ऊंचा किनारा आ गया, कगार आ गया, लेकिन वो कगार जो है उस धारा के नज़दीक आएगा ही नहीं। तो वो कगार जो है उस बहते हुए आदमी को बचाने के बजाय उसे बहता हुआ बीच में छोड़ दिया। यानी इस संसार में जब किसान के ऊपर विपत्ति आई, संकट आए, या जब वो तरह तरह की समस्याओं से घिर गया, तो ये सांसारिक लोग एक बीच धारा में बहते हुए किसी व्यक्ति को जैसे किनारा पीछे हो जाता है, कगार जो है दूर दूर जाता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह सांसारिक लोग भी उस किसान को बीच समस्याओं में छोड़कर, संकटों में या विकट स्थितियों में छोड़कर ये सांसारिक लोग पीछे हट गए और उसकी सहायता करने वाला, उसकी मदद करने वाला इस संसार में कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं आया। ये संसार एक किनारे के समान बह करके खिसक गया और उससे दूर चला गया। तो सुनिएगा बच्चों, यहाँ कि कवि किसान की कहानी को आरंभ करता हुआ कह रहा है कि वह अपने खेतों का खुद मालिक, एक स्वतंत्र किसान था, उसके खेत उसके अपने थे और उसे इस बात का बड़ा अभिमान था। वह अपने खेतों का स्वयं मालिक है, किंतु आज संसार उसे विकट संकटों की बीच धारा में उसी प्रकार डूबता हुआ छोड़कर उससे दूर हट गया, जैसे कगार यानी कि नदी का जो ऊंचा किनारा है, मझधार में बीच धारा में डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं आता है, हमेशा उससे दूर ही बना रहता है। कवि के कहने का भाव है कि दुख और कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता कोई नहीं करता है। अब देखिए बच्चों, जब ये पैराग्राफ आता है, एक चीज़ आप ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपसे हमेशा अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न और भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पद दिया गया है, इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए पहला प्रश्न बन रहा है, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा है। ठीक है, तो किसान की आंखों में निराशा, शोषण और रुदन की पीड़ा व्याप्त है। किसान की आंखों में, जैसे अपन बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा है। तो किसान की आंखों में निराशा, शोषण एवं रुदन की पीड़ा है। किसान की आंखों में निराशा, शोषण और रुदन की पीड़ा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा है। किसान की आंखों में निराशा, शोषण एवं रुदन की पीड़ा है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि को किसान की आंखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है और क्यों लगता है। यहाँ नोट कर देता हूँ इस प्रश्न को मैं, ये प्रश्न संख्या 2, किसान कवि को, प्रश्न क्या है, कवि को किसान की आंखों में
कवि को किसान की आँखों में देखने से, किसान की आँखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है और क्यों? तो देखिए, किसान की आंखों में देखने पर किस प्रकार का डर लगता है। किसान की आंखों में शोषण और अन्याय के कारण निराशा, दुख और दैन्य भाव भरा हुआ है। उन आंखों में देखने पर कवि का मन उसी प्रकार डरने लगता है जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने पर डरने लगता है, डर लगने लग रहा है। तो किसान की आंखों के अंदर निराशा, अन्याय, शोषण, दुख और दीनता का भाव भरा हुआ है। किसान की आंखों में अन्याय, शोषण, निराशा, दुख, ठीक है। तो इस तरह आप इनका उत्तर मैं बोल रहा हूं तो ये नोट भी कर लेंगे कि किसान की आंखों में निराशा, शोषण, अत्याचार, दुख एवं दीनता का भाव भरा हुआ है। कवि को किसान की आँखों में देखने पर उसी प्रकार का डर लगता है जैसे किसी अंधेरी गुफा में देखने से डर लगता है। ठीक। किसान की आंखों में निराशा, शोषण, अत्याचार, दुख एवं दीनता का भाव भरा हुआ है। कवि किसान की आंखों में देखने पर उसी प्रकार डर लगता है। कवि को किसान की, यहाँ लिख लेना कवि को किसान की आंखों में देखने से उसी प्रकार डर लगता है जैसे किसी अंधेरी गुफा में देखने से डर लगता है। तो देखिए, इस तरह ये जो अर्थ ग्रहण से संबंधित आपसे कोई भी 2 प्रश्न पूछ लेंगे या कोई 3 प्रश्न पूछ लेंगे और फिर आपको उसका उत्तर देना पड़ता है। इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे के जो पद हैं उनका अनुवाद पढ़ेंगे और उनके अर्थ ग्रहण और जो भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।